उल्लू ने बताया कि वे कौन से 5 बातें हैं जो अमीरी आने का संकेत देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स पर। यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुने और इसका पूरा लाभ उठाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस विशेष कथा को। राम नारायण एक सामान्य मध्यम वर्गीय किसान था जो अपनी ईमानदारी, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के लिए गांव में प्रसिद्ध था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरस्वती, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सुरेश और बेटी गीता थी। राम नारायण का सपना था कि उसका परिवार खुशहाल और संपन्न बने, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसके रास्ते में हमेशा कोई न कोई चुनौती खड़ी कर देती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इंसान की नीयत और मेहनत सच्ची हो तब तक किस्मत भी उसके साथ होती है। धीरे धीरे कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलने लगे जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि राम नारायण के जीवन में जल्द ही समृद्धि का दौर आने वाला है। यह कहानी उसी सफर की है, कैसे एक साधारण किसान का जीवन बदलने लगा और कौन कौन से संकेत उसकी अमीरी की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे थे। गांव का वातावरण सुबह सुबह शांति से भरा था। राम नारायण अपने खेतों की ओर जा रहा था जब रास्ते में उसे अपने पुराने मित्र हरिराम मिले। हरिराम, जो वर्षों पहले शहर चला गया था, अब काफी संपन्न लग रहा था। दोनों मित्र वर्षों बाद मिले थे, इसलिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कैसे हो राम नारायण? आज भी वही मेहनत और वही संघर्ष? हरिराम ने मुस्कुराते हुए पूछा। राम नारायण ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्या करें भाई, किसान का जीवन ही। हरिराम ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, परिश्रम अच्छा है, लेकिन थोड़ा समझदारी से किया जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे मेरी किस्मत ही बदल गई। राम नारायण उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हरिराम ने उसे कुछ नए तरीकों के बारे में बताया जिससे वह खेती में अधिक लाभ कमा सकता था। राम नारायण के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। राम नारायण जब घर पहुंचा तो सरस्वती ने चिंतित स्वर में पूछा, आज फिर कोई उधारी चुकाने का तकादा लेकर आया था? राम नारायण ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी ही इसका हल निकालूंगा। बेटी गीता और बेटे मोहन व सुरेश पिता के पास बैठ गए। गीता ने कहा, बाबा, हमें भी कुछ काम करने दो, हम भी आपकी मदद करेंगे। राम नारायण ने प्यार से गीता के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, बस थोड़ा धैर्य रखो, हमारा समय भी बदलेगा। अगले दिन राम नारायण ने हरिराम की सलाह मानकर अपने खेतों में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने पारंपरिक खेती के साथ साथ कुछ नई फसलों की बुआई भी की जो बाजार में अधिक कीमत पर बिकती थीं। इस बदलाव के साथ ही उसके खेतों में अप्रत्याशित रूप से अच्छी फसल हुई। यह देखकर गांव के बाकी लोग भी हैरान थे। धीरे धीरे उसकी फसल की मांग बढ़ने लगी और मुनाफा भी पहले से बेहतर होने लगा। यह देखकर राम नारायण और उसका परिवार खुश था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था? क्या यह समृद्धि का स्थायी संकेत था या फिर कोई और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? गांव में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि राम नारायण की फसल इस बार उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई है। लोग आपस में बातें कर रहे थे, राम नारायण की किस्मत चमक गई लगता है। हाँ, सुना है उसने खेती में कुछ बदलाव किए हैं, तभी उसकी उपज इतनी अच्छी हुई। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ न कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ लोग जहां उसकी तरक्की से खुश थे, वहीं कुछ जलने वालों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। राम नारायण जब सुबह अपने खेतों पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ पौधे कटे हुए हैं और कुछ जगहों पर फसलें खराब की गई हैं। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। यह किसका काम हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। तभी पास में काम कर रहे रघु किसान ने आकर कहा, राम भाई, लगता है किसी की नजर लग गई है तुम्हारी फसल को।
रामनारायण ने गहरी सांस ली और कहा, नजर नहीं भाई, ये किसी की चाल है। किसी को मेरी तरक्की पसंद नहीं आई। उस दिन वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह खेतों की रखवाली के लिए रात में भी वहीं रहेगा। उस रात जब वह अपने खेतों में था, तो उसे दूर से हल्की आहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो दो लोग उसकी फसलें खराब कर रहे थे। रामनारायण ने बिना देर किए वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? मेरी फसल को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? वे दोनों डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रामनारायण ने जोर से आवाज लगाई, जिससे गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए। जब उन्होंने उन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि वे गांव के ही कुछ लोग थे जो उसकी तरक्की से जल रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने इस बात पर गहरा अफसोस जताया और कहा, हमें तो मिलकर गांव की तरक्की करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। इस घटना के बाद रामनारायण ने तय किया कि वह और भी मेहनत करेगा। उसने अपने खेतों को और सुरक्षित करने के लिए चारों ओर बाड़ लगवाई और रात में पहरेदारी करने के लिए गांव के कुछ लोगों को काम पर रख लिया। अब उसके खेतों में और भी बेहतर फसल होने लगी। उसकी आमदनी बढ़ गई और परिवार में खुशहाली आने लगी। उसकी बेटी गीता की पढ़ाई अब बिना किसी रुकावट के चल रही थी और बेटा मोहन भी अब खेती में उसकी मदद करने लगा। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। रामनारायण की फसल इतनी अच्छी हो रही थी कि गांव के व्यापारी उससे सस्ते में खरीद कर मुनाफा कमा रहे थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें पूरा फायदा नहीं मिलेगा, मोहन ने एक दिन कहा। रामनारायण ने सोचा और कहा, हमें अपनी फसल को सीधे शहर में बेचने का तरीका निकालना होगा। यह विचार नया था, लेकिन जोखिम भरा भी था। क्या गांव का एक साधारण किसान शहर के व्यापारियों से सीधा सौदा कर पाएगा? रामनारायण और मोहन ने मिलकर शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने बैलगाड़ी में अपनी सबसे अच्छी फसल लादी और शहर की मंडी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बड़े बड़े व्यापारी वहां मौजूद थे। एक व्यापारी ने उनकी फसल को देखकर कहा, यह माल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ 50 रुपए मन देंगे। मोहन को यह सुनकर गुस्सा आ गया, यह तो बहुत कम है, गांव में भी इससे ज्यादा मिलता है। रामनारायण ने मोहन को शांत किया और कहा, बेटा, हमें पहले बाजार को समझना होगा। अगर हमें सही दाम चाहिए तो हमें सही लोगों से संपर्क करना होगा। उसी समय एक और व्यापारी वहां आया। उसने उनकी फसल देखी और कहा, अगर तुम मुझे यह फसल बेचोगे तो मैं तुम्हें 80 रुपए मन दूंगा। रामनारायण को यह प्रस्ताव ठीक लगा और उसने फसल बेच दी। यह पहला अवसर था जब उसने गांव से बाहर व्यापार किया था और यह उसके लिए बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे रामनारायण ने अपने संपर्क बढ़ाने शुरू किए। अब वह हर हफ्ते शहर जाता और अपनी फसल को सीधे बेचता। उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। गांव में भी उसकी नई पहचान बन चुकी थी। लोग अब उससे खेती के गुर सीखने आने लगे थे। कुछ समय बाद उसने अपने खेतों को और बड़ा करने के लिए पास की जमीन भी खरीद ली। अब उसका परिवार भी खुशहाल था। गीता की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। रामनारायण मुस्कुराया और कहा, बेटी, तुम्हारी शिक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो मैं हमेशा साथ हूं। रामनारायण के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं रह गया था, बल्कि एक समझदार व्यापारी भी बन चुका था। उसकी फसलें सीधे शहर में ऊंचे दामों पर बिकने लगी थीं। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर उससे प्रेरणा लेने लगे थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति तेजी से तरक्की करता है तो कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। रामनारायण की बढ़ती सफलता अब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। एक दिन गांव के मुखिया सुखलाल ने रामनारायण को बुलवाया। गांव की चौपाल में कई लोग इकट्ठा थे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। रामनारायण, तुमने अपनी खेती में जो बदलाव किए वह तो ठीक है, लेकिन अब सुना है कि तुम शहर के व्यापारियों से सीधे सौदा कर रहे हो। सुखलाल ने पूछा। रामनारायण ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ मुखिया जी, इससे हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। तभी एक और किसान, जो पहले से नाराज लग रहा था, बोल उठा, लेकिन इससे गांव के व्यापारी घाटे में जा रहे हैं। अगर हर किसान तुम्हारी तरह करने लगे तो गांव के व्यापारियों का क्या होगा? रामनारायण समझ गया
कि यह साजिश उन्हीं व्यापारियों की थी जो अब गांव में फसल सस्ते में नहीं खरीद पा रहे थे। भाइयों, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम अपने मेहनत की सही कीमत पा सकते हैं तो इसमें गलत क्या है। चौपाल में कुछ लोग सहमत थे तो कुछ असमंजस में थे। तो तुम गांव के नियम बदलना चाहते हो? सुखलाल ने कड़वी आवाज में कहा। राम नारायण ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, नियम गांव के भले के लिए होते हैं। अगर कुछ नया करने से सबका भला हो सकता है तो बदलाव बुरा नहीं होता। इस बात पर कुछ किसानों ने उसका समर्थन किया। राम भाई सही कह रहे हैं। अगर हमें अच्छा पैसा मिलेगा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, घर अच्छे बनेंगे। यह देखकर व्यापारियों के समर्थक चुप हो गए, लेकिन वे भीतर ही भीतर जल रहे थे। अब राम नारायण ने यह ठान लिया कि वह गांव के और किसानों को भी नए तरीकों से खेती करने और अपनी उपज सीधे बेचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर हम सब मिलकर शहर में अपनी फसल ले जाएं, तो हमें और अच्छा दाम मिल सकता है। मोहन, जो अब अपने पिता के साथ पूरा काम संभालने लगा था, इस विचार से बहुत खुश था। बाबा, क्यों ना हम गांव में एक सहकारी संस्था बनाएं, जहां सभी किसान अपनी उपज एक साथ बेच सके। रामनारायण को यह विचार बहुत पसंद आया। बिल्कुल, अगर हम संगठित होंगे तो व्यापारी हमें ठग नहीं पाएंगे। धीरे धीरे गांव के कई किसान रामनारायण के साथ जुड़ने लगे। अब गांव में पहली बार एक मंडली बनी जो शहर में जाकर सीधे व्यापार करने लगी। इसका असर जल्द ही दिखने लगा। किसानों की आमदनी बढ़ने लगी। गांव में पहले से ज्यादा खुशहाली आने लगी। लेकिन इस बदलाव से कुछ लोग बहुत नाराज थे। गांव के पुराने व्यापारी, जिनका काम अब कम हो रहा था, इस बदलाव को रोकने के लिए नई चालें चलने लगे। एक दिन जब रामनारायण अपने खेतों में था तो एक अजनबी आदमी उससे मिलने आया। राम भाई, मैं शहर से आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं और आपके बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी फसल सिर्फ मुझे ही बेचें। मैं आपको सबसे अच्छा दाम दूंगा। रामनारायण सतर्क हो गया। आपका प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन मैं अपने गांव के किसानों के साथ हूं। अगर हम सबको अच्छा दाम मिलेगा तो ही मैं सौदा करूंगा। व्यापारी थोड़ा नाराज हो गया और बोला, रामनारायण, सोच लो, अगर तुमने मेरा सौदा नहीं माना तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। रामनारायण ने साफ मना कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी फसल में अचानक आग लग गई। पूरा गांव दौड़ पड़ा। आग इतनी तेजी से फैली कि आधी फसल जलकर राख हो गई। बाबा, यह कैसे हुआ? मोहन घबराया हुआ था। रामनारायण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर जलते हुए खेतों को देखा। बेटा, यह कोई हादसा नहीं, यह किसी की चाल है। गांव के लोगों को भी शक था कि यह किसी ने जलन में किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल था, रामनारायण क्या करेगा? क्या वह हार मान लेगा या फिर से खड़ा होगा? रामनारायण के पास अब ज्यादा फसल नहीं बची थी। उसकी आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हम फिर से शुरू करेंगे, उसने अपने परिवार से कहा। मोहन और सुरेश भी तैयार थे। बाबा, हम कड़ी मेहनत करेंगे। रामनारायण ने गांव के दूसरे किसानों से बात की। सभी ने मिलकर फैसला किया कि इस बार वे अपनी फसल को और बेहतर तरीके से उगाएंगे और गांव के व्यापारियों के जाल में नहीं फंसेंगे। अब वे सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की फसल को एक साथ बाजार में ले जाने लगे। उनकी एकजुटता देखकर व्यापारी भी घबरा गए। कुछ ही महीनों में गांव की आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगी। रामनारायण की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन इस जीत के बाद भी उसे लग रहा था कि अभी उसकी असली परीक्षा बाकी है। गांव में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे थे। किसानों की मेहनत और एकजुटता ने व्यापारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन रामनारायण जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अब अपनी योजना को और मजबूत करना था, ताकि भविष्य में कोई भी ताकत किसानों को उनके हक से वम ना आए। अब अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा था। उसने शहर से कुछ कृषि विशेषज्ञों को बुलवाया जो किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने लगे। मोहन ने भी अपने पिता के साथ मिलकर गांव के किसानों को समझाना शुरू किया। अगर हम नई तकनीकों को अपनाएं तो हमें फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार मिलेगा। धीरे धीरे किसान तैयार होने लगे। उन्होंने अपने खेतों में नए तरीके अपनाने शुरू किए, जिससे फसलों की उपज पहले से अधिक और अच्छी गुणवत्ता की होने लगी। रामनारायण और मोहन ने मिलकर गांव में एक गोदाम भी बनवाया,
जिससे किसानों को अपनी फसल को सही तरीके से रखने की सुविधा मिली। अब वे फसल को तब तक नहीं बेचते थे जब तक उन्हें सही दाम नहीं मिल जाता। इस बदलाव ने गांव में आर्थिक समृद्धि ला दी, लेकिन जैसे जैसे किसानों की स्थिति सुधर रही थी, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। गांव के कुछ पुराने व्यापारी और बाहरी दलाल अब इस बदलाव से बौखला गए थे। एक रात राम नारायण अपने घर के बाहर बैठा था, जब एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। राम भाई, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह शहर के व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो हम आपसे एक खास सौदा कर सकते हैं। रामनारायण ने उस आदमी की आंखों में देखा और पूछा, कैसा सौदा? आप गांव के किसानों को हमारी मंडी में ही फसल बेचने के लिए कहें, हम आपको बदले में अच्छा पैसा देंगे। रामनारायण को अब समझ में आ गया कि यह लोग गांव को फिर से अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। उसने सख्ती से कहा, हम अपनी मेहनत की सही कीमत चाहते हैं और अब हमें तुम्हारी शर्तों की जरूरत नहीं। वह आदमी गुस्से में चला गया, लेकिन रामनारायण को अंदेशा हो गया था कि यह लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव के गोदाम में आग लग गई। कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह किसी की साजिश है। मोहन गुस्से में बोला, बाबा, हमें इन लोगों का सामना करना होगा। सुरेश ने भी समर्थन किया, लेकिन रामनारायण शांत था। उसने कहा, हमें गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें पहले यह जानना होगा कि हमारे खिलाफ कौन है और क्यों। गांव के लोगों ने मिलकर आग बुझाई और बचे हुए अनाज को इकट्ठा किया, लेकिन अब वे और सतर्क हो गए थे। आग की इस घटना के बाद भी रामनारायण हारा नहीं। उसने गांव में एक और नई पहल करने की ठानी। अगर हमें बार बार निशाना बनाया जा रहा है तो हमें अपनी सुरक्षा और व्यापार को और मजबूत करना होगा, उसने गांव के लोगों से कहा। इस बार उसने गांव के किसानों के लिए एक नई सहकारी समिति बनाई। अब हम अपनी फसल को सिर्फ एक व्यापारी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम कई जगहों पर सौदे करेंगे और जरूरत पड़ने पर फसल को दूसरे राज्यों में भी भेजेंगे। यह विचार सुनकर किसान जोश में आ गए। मोहन और सुरेश ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाया। उन्होंने शहर के कुछ बड़े व्यापारियों से संपर्क किया और फसल की सप्लाई के लिए नई जगहें ढूंढनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में व्यापार बढ़ने लगा। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलने लगा और वे अब बाहरी दलालों के चंगुल से बचने लगे। लेकिन गांव के कुछ पुराने व्यापारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे रामनारायण और उसके परिवार के खिलाफ एक नई साजिश रचने लगे। एक दिन जब मोहन और सुरेश शहर में व्यापारियों से मिलने गए तो वहां के कुछ बड़े दलालों ने उन्हें धमकाया, अगर तुम लोगों ने यहां व्यापार करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। मोहन और सुरेश समझ गए कि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि गांव के किसान आगे बढ़ें। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, मोहन ने जवाब दिया। लेकिन उस रात जब वे गांव लौटने वाले थे तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो सब लोग घबरा गए, लेकिन रामनारायण ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम अब और नहीं सहेंगे। अगर हमें अपने भविष्य को बचाना है तो हमें मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा। गांव के सभी किसानों ने एकजुट होकर व्यापारियों के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। गांव के किसानों ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने शहर के व्यापारियों पर निर्भर रहना बंद कर दिया और अपनी फसल को खुद बेचने का तरीका खोजा। रामनारायण ने गांव में ही एक नई मंडी शुरू करने की योजना बनाई, जहां व्यापारी खुद आकर फसल खरीद सके। अब गांव का हर किसान जागरूक, अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने के लिए तैयार थे। गांव में बदलाव की लहर दौड़ रही थी। रामनारायण और उसके परिवार ने जो बीज बोया था वह अब एक मजबूत पेड़ बन चुका था। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा था और गांव अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर था। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी थीं। गांव के पुराने व्यापारी जो किसानों का शोषण करते थे, अपनी हार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। रामनारायण और गांव के लोगों ने अपने गांव में ही एक नई मंडी खोलने का फैसला किया, ताकि किसानों को अब शहर में जाकर व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। यह योजना सुनकर गांव के व्यापारी बौखला गए। अगर यह मंडी खुल गई तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, एक व्यापारी ने गुस्से में कहा।
दूसरे व्यापारी ने जवाब दिया, हमें कुछ करना होगा, वरना रामनारायण हमें पूरी तरह मिटा देगा। जल्द ही गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि नई मंडी में फसल के दाम गिर जाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। लेकिन रामनारायण ने इन झूठी अफवाहों को पहचान लिया। उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, भाइयों, यह अफवाहें उन्हीं लोगों की चाल हैं जो नहीं चाहते कि हम आत्मनिर्भर बने। हमें अपने फैसले पर विश्वास रखना होगा। गांव के लोगों ने रामनारायण का समर्थन किया और आखिरकार मंडी खुल गई। पहले ही दिन कई व्यापारी गांव में आए और किसानों से सीधे सौदा किया। किसानों को उनकी फसल के पहले से बेहतर दाम मिले और यह देखकर पुराने व्यापारी चकित रह गए। अब वे आखिरी वार करने की योजना बना रहे थे। एक रात जब मंडी में फसल रखी हुई थी, अचानक आग लग गई। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मोहन और सुरेश भी दौड़कर आए। यह किसी की चाल है बाबा। रामनारायण को यह समझते देर नहीं लगी कि यह गांव के पुराने व्यापारियों की साजिश थी। लेकिन इस बार गांव के लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने उन व्यापारियों का भंडाफोड़ कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई और सबूतों के आधार पर उन व्यापारियों को गांव से निकालने का फैसला किया। यह गांव के किसानों की जीत थी। रामनारायण की मेहनत और संघर्ष रंग लाया। उसकी संपन्नता के साथ साथ गांव की समृद्धि भी बढ़ने लगी। जब कोई परिवार तरक्की करता है तो कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। एक, घर में सुख शांति और प्रसन्नता। अब रामनारायण के घर में हर कोई खुश था। गीता की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वह अब गांव की महिलाओं को शिक्षित करने में मदद कर रही थी। मोहन और सुरेश खेतों की देखभाल कर रहे थे। 2, व्यापार और आमदनी में वृद्धि। गांव की नई मंडी ने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा दिया। अब किसी को व्यापारियों के सामने झुकना नहीं पड़ता था। 3, घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत। गांव में अब पहले से ज्यादा शादियां और त्योहार धूमधाम से मनाए जाने लगे। रामनारायण ने अपने बेटे मोहन की शादी धूमधाम से की। 4, समाज में मान सम्मान बढ़ना। अब जब भी शहर के व्यापारी गांव में आते तो वे रामनारायण को आदर से बुलाते। गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे थे। रामनारायण ने अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने में भी मदद की। अब गांव के लोग बाहर इलाज कराने जाने के बजाय अपने ही गांव में इलाज करवाते थे। अब रामनारायण की उम्र ढलने लगी थी, लेकिन उसे संतोष था कि उसने अपने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया था। एक दिन मोहन ने आकर कहा, बाबा, हमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। अब यह गांव किसी पर निर्भर नहीं है। रामनारायण मुस्कुराया और कहा, हाँ बेटा, लेकिन हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। यही हमारी असली पूंजी है। गांव अब एक नई सुबह की ओर बढ़ चुका था, जहां किसान अपनी तकदीर खुद लिख रहे थे। रामनारायण की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा थी जो संघर्ष कर आगे बढ़ना चाहता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।